नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाई गई महापंचायत खत्म हो गई है। कल दोपहर को मोर्चे के 15 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। यहां किसानों ने कृषि मंत्री को न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी जैसी मांगों का पत्र सौंपा। एसकेएम ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो उन्हें फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उधर एसकेएम ने 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाई है। किसान नेता दर्शन पाल ने महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी कई मुद्दे हैं जिनका समाधान निकाला जाना बाकी है। हम 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाएंगे। सभी किसान संगठनों से मेरी अपील है कि अपने राज्यों में रैलियां निकालें, पंचायत करें। दर्शन पाल ने कहा कि हम रोजाना विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन हम ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम एक और आंदोलन शुरू करेंगे। ये आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में हुए आंदोलन से भी बड़ा होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, किस तरीके की जानकारी? एसकेएम ने जिस तरीके से आंदोलन की चेतावनी दे दी है, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से वो मिले और वहां पर उन्होंने मांग पत्र सौंपा और इसी दौरान उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी जाती तो बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, यहाँ पर बात करें, किसान जो है वो लगभग कह सकते हैं आप दोबारा से सतर्क होते नजर आ रहे हैं और लगातार सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि अगर सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून और कर्ज माफी को लेकर जिस तरीके से किसानों की परेशानियां हैं उनको दूर नहीं करती है तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए किसान जो है वो उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मगर यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से लगातार पहले भी किसान जो थे दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे और लगातार 13 महीने के करीब जो है किसान जो है वो सरकार से संघर्ष करते रहे, मगर हार कर सरकार को ही कहीं ना कहीं अपने कदम जो थे वो वापस लेने, एमएसपी पर गारंटी कानून के लिए कहीं ना कहीं एक टीम का गठन किया गया। मैं कह सकता तीनों ही कृषि कानूनों को वापस भी लिया गया और यहाँ तक ये भी कहा गया था सरकार के द्वारा कि किसानों की जो भी मांगे हैं वो उनको पूरा करेंगे और किसानों के लिए ही अगर कृषि कानून को लेके आए थे तो किसानों के ही हित के लिए काम किए जाएंगे। मगर किसान जो है वो अभी तक नाराज है और इसी को लेकर कल रामलीला मैदान के अंदर एक महापंचायत का गठन किया गया था जो लगभग 10 बजे के करीब शुरू हुई थी और लगभग 3 बजे तक ये महापंचायत जो थी वो चलती रही। मगर यहाँ पर बात करें, 15 लोग जो थे किसान महापंचायत के वो कहीं ना कहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने विज्ञान भवन पहुंचे थे। उनके साथ साथ दिल्ली पुलिस की जो तमाम टीमें थी वो भी मौजूद थी, वो भी उनको लेकर विज्ञान भवन तक पहुंची और लगभग 2.5 से 3 घंटे के करीब जो बैठक थी वो चली और उसके बाद में किसान जो महापंचायत के बीच में पहुंचकर दोबारा से किसानों ने यह कहा कि ये जो सरकार जो है वो हमें अभी भी आश्वासन दे रही है और लगातार कहीं ना कहीं ये कह रही है कि एमएसपी पर गारंटी कानून जो है वो लगातार उसकी जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। मगर यहाँ पर कर्ज माफी को लेकर लगातार सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा बड़ा सवाल जो था वो नहीं दिया गया। दूसरा, यहाँ पर किसानों की तरफ से अब दोबारा से 30 अप्रैल के लिए अनाउंस कर दिया गया है कि 30 अप्रैल को एक और महापंचायत की जाएगी जिसके अंदर फैसला लिया जाएगा कि सरकार के खिलाफ जो आंदोलन है वो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मगर सरकार को चेतावनी जरूर दी गई है कि अगर सरकार ने कृषि कानून को लेकर या फिर क्या है किसानों की जो मांगे हैं कर्ज माफी को लेकर या फिर एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर इस तरीके की जो 10 मांगे हैं उसको लेकर अगर सरकार अपना फैसला नहीं स्पष्ट करती है और कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं रखती है तो कहीं ना कहीं किसानों का जो दूसरा आंदोलन है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा जिसके कहीं ना कहीं सरकार को मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जी राजीव, जिस तरीके से प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री से मुलाकात की और उसके बाद अपना बयान दिया, क्या इसी प्रकार नरेंद्र तोमर का कोई बयान सामने आया है, उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि जिस तरीके से मांग पत्र सौंपा गया है उस पर किस तरीके से कृषि विभाग जो है वो उसे देख रहा है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर बात करें किसानों की महापंचायत को लेकर जिस तरीके से बैठक की गई थी उसके बाद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की गई, मांग पत्र जो था वो उनको पेश किया गया। मगर उस मांग पत्र के अंदर 10 मांगे ऐसी थी जिसके लिए जो कृषि मंत्री है उन्होंने जरूर आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि एमएसपी पर गारंटी कानून के लिए टीम का गठन किया जा चुका है, उसके लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
कर्ज माफी को लेकर जरूर कृषि मंत्री की तरफ से कोई बड़ा बयान जो था वो किसानों को नहीं दिया गया। इसके लिए कहीं ना कहीं किसान जो थे वापस आके रामलीला मैदान पर कहीं ना कहीं उन्होंने फैसला लिया कि अब 30 माह अप्रैल को ही एक महा बड़ी बैठक की जाएगी, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं ये फैसला लिया जाएगा सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है या नहीं करना है। मगर कृषि मंत्री की तरफ से कोई भी बड़ा बयान और सरकार की तरफ से कोई बड़ा बयान जो वो बिल्कुल नहीं दिया गया है। जिसे साफ दायरा कहने सिर्फ आश्वासन दिया गया है किसानों को, ना कि उनके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मगर किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पूंजीपति घरानों के लिए ही सरकार काम कर रही है और खेती बेचने का काम कर रही है। मगर यहाँ पर किसान जो है वो लगातार आरोप जरूर लगा रहे हैं और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि वादा खिलाफी की गई है, क्योंकि पहले जरूर कृषि मंत्री और सरकार की तरफ से जरूर वादा किया गया था कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाएगा, मगर अभी तक उसको लेकर कोई भी सरकार की तरफ से बड़ा कदम नहीं उठाया गया। मगर अब किसान जो है वो दोबारा से कहीं ना कहीं आंदोलन करने के लिए बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं और इसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ही जिम्मेदारी डाली जा रही है कि सरकार ने किसानों के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो दूसरा खड़ा किया जाएगा। मगर आप देख रहा होगा 30 अप्रैल को जो महापंचायत एक और की जाएगी, जिसका बैठक की जाएगी, उसके अंदर क्या नतीजा निकलता है ये 30 अप्रैल को ही स्पष्ट हो पाएगा। जी ठीक है राजीव, लेकिन किसानों की अब क्या मांग है, क्योंकि आगे आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं किसान, जो चाहे एमएसपी की बात हो जिसको लेकर मांग पत्र सौंपा गया है, उसको लेकर किसानों की आखिर मांग क्या है और ये मांगे क्या जो कृषि विभाग है वो जायज बता रहा है? देखिए, यहाँ पर बात है किसानों की मांगों को लेकर जिस तरीके से डेलीगेशन जो कृषि मंत्री के पास पहुंचा था, उसमें से मुख्य मांग जो थी वो 10 मांगे थी, जिसमें से 2 मांगे जो है वो सबके सामने रखी गई है। एक एमएसपी पर गारंटी कानून, दूसरा कर्ज माफी, यानी किसानों के ऊपर जो भी कर्ज है वो माफ किया जाए। यानी कि लगातार जो कर्ज लिया गया है, जिस तरीके से सरकार के द्वारा कदम उठाए जाते हैं, उसको लेकर माफी मांगी गई है कि कर्ज उनका माफ किया जाए। दूसरा, कृषि करते हैं खेती को लेकर जो भी पानी की समस्याएं, बिजली की समस्याएं, उनको भी आगे खत्म किया जाए, ताकि सरकार किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिले और किसानों के लिए जो महंगी फसलें हैं या फिर कहें महंगी जो महंगी बेची जाती है या फिर खरीदी जाती है, फसलें खरीदी जाती है, खाद खरीदी जाती है, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं अब सरकार को फैसला करना होगा। मगर सरकार की तरफ से अभी भी सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, ना कि कोई बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मगर किसान जो है वो अब ऐलान कर चुके हैं कि अगर दूसरा आंदोलन खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है और किसान जो है वो 2024 के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने का काम कर सकते हैं। मगर देखना होगा सरकार क्या किसानों की बातें मानकर उनका जो मांग पत्र है उस पर अपनी सहमति देंगे या फिर सिर्फ आश्वासन देंगे, या फिर 2024 के लिए किसानों ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि वो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं तो क्या उनके लिए तैयार है। इन तमाम जो फैसलों का कहीं ना कहीं निवारण जो है वो सरकार के हाथ में है, मगर देखना होगा सरकार इस तरीके से किसानों के लिए कितना काम करती है। और दूसरा, जो 30 अप्रैल को जो बैठक होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा क्या बड़ा आंदोलन करना है या नहीं करना है। मगर सरकार के लिए कहीं ना कहीं जरूर चेतावनी दी गई है। जी 30 अप्रैल को होने वाली बैठक के लिए क्या कोई एजेंडा रखा गया है, किसानों द्वारा कुछ स्पष्ट किया गया? देखिए, 30 अप्रैल को जो बैठक होगी उसके अंदर एजेंडा जो है वो एमएसपी पर गारंटी कानून, दूसरा यहाँ पर कर्ज माफी, 2 मुख्य मांगे जो है वो सरकार के सामने बार बार रखी जा रही है और सरकार इस तरीके से काम नहीं कर रही है। क्योंकि जब तो बात करें एमएसपी गारंटी कानून, उसके लिए भी सरकार की तरफ से कहा गया कि बैठक टीम का गठन किया गया है, उसके अंदर कार्य चल रहा है, मगर कर्ज माफी को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्ट जवाब जो है वो किसानों को नहीं दिया गया। मगर देखना होगा 30 अप्रैल को जो बैठक की जाएगी उसके लिए कहीं ना कहीं किसान तैयार है, किस तरीके से बैठक की जाएगी, कौन कौन उनके साथ शामिल होगा, या दोबारा से रामलीला मैदान में ही कैसे 30 अप्रैल को बैठक की जाएगी। इन तमाम जानकारियों की कहीं ना कहीं जो पूरी गुत्थी है वो कहीं ना कहीं किसानों के हाथ में, और किसान किस तरीके से 30 अप्रैल से पहले इसका खुलासा करेंगे, सरकार के द्वारा किस तरीके से फैसला लिया जाएगा, इन तमाम बातों का जवाब जो है वो 30 अप्रैल को ही मिल पाएगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि केंद्र ने दिल्ली सरकार के बजट पर
रोक लगा दी है, जिसे मंगलवार यानी आज विधानसभा में पेश किया जाना था। दिल्ली सरकार की माने तो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से अब तक बजट को अप्रूवल नहीं मिला है। दिल्ली के बजट को केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होती है, उसके बाद उसे सदन में पेश किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर खर्च का बजट भेजा था। इस पर गृह मंत्रालय ने नोटिस देकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन अब तक दिल्ली सरकार ने जवाब नहीं दिया है। इसकी वजह से गृह मंत्रालय ने बजट रोका है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को अब तक अप्रूवल इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो बजट दिल्ली सरकार ने बनाकर भेजा था उससे केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं थी। तो आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से बजट जब भी पेश होता है तो उससे पहले उसे केंद्र को भेजना होता है और उस बजट पर गृह मंत्रालय अपना मुहर लगाता है, तभी वो बजट जो है वो दिल्ली में पेश होता है। लेकिन अब दिल्ली में आज पेश होने वाले बजट पर पेच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा में ये बजट पेश होना था, लेकिन इससे पहले अभी ये बात सामने आ गई है कि केंद्र सरकार ने अभी तक दिल्ली सरकार के बजट पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, कोई सहमति नहीं जताई है। दिल्ली सरकार ने केंद्र को जो बजट भेजा था उसके लिए केंद्र सरकार ने और गृह मंत्रालय ने यह सवाल उनसे पूछा कि आखिर इतना ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय विज्ञापन पर क्यों। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, जिस तरीके से आज विधानसभा में बजट पेश होना है लेकिन अभी तक उस पर पेच फंसता नजर आ रहा है, कोई अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है बजट को। बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं दिल्ली का आज बजट था लेकिन आज रोक लगा क्योंकि कहीं ना दिल्ली का और के बीच जो मामला है बजट लेकिन रोक लग चुका अब मिलने के कारण मंत्री की वजह से आप बजट आशाएं थी को लेकर कहीं पूरा उसको लेकर आप अप्रूवल नहीं मिला, जिसकी वजह से आज बजट पेश नहीं हो सकता है। मुस्कान जी, ठीक है शिवम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के गिरफ्तार किए गए 4 साथियों को सोमवार को पुलिस ने अमृतसर के बाबा बकाला साहिब कोर्ट में पेश किया। रविवार रात को सरेंडर करने वाले अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह को असम के डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया है। तो वहीं हरजीत सिंह पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। दूसरी ओर अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने मीडिया के सामने अपने बेटे की गिरफ्तारी न होने पर चिंता जताई है। सोमवार को पुलिस ने अमृतपाल के 4 साथियों गुरप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह, भूपेंद्र सिंह और सुखमन को बाबा बकाला साहिब अदालत में पेश किया गया। इन चारों पर पुलिस ने आईपीसी की 4 धाराओं के अलावा आर्म्स एक्ट की 25 और 54 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने चारों से हथियारों की बरामदगी वगैरह करने की दलील देते हुए 7 दिनों के रिमांड मांगे हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने चारों को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। सानू ये मीडिया के थ्रू खबर मिली सी कि हरजीत ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਗਿਣਤੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ 10 ਵਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। तो अमृतपाल जी बारे वो भी चिंतित सी कि वो क्यों अजे तक उन्होंने कोई पता, वो कहते सानू पुछया ने कि तुहानू कोई ओहदी जानकारी है, तो वो बारे च सानू तो यो मीडिया के थ्रू ही पता है भी अजे तक वो पुलिस कह रही है भी नहीं सानू नहीं
ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ। ਪਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ ਤੇ ਹਾਂ, ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਘਰੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਕੜ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸਾਂ ਉੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈ नहीं सी ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ मौजूद हैं। अमन, फिलहाल जिस तरीके से जेल में जो चारों समर्थक है अमृतपाल के, उनको रिमांड पर भेजा गया है कोर्ट द्वारा, और इसी के साथ उसके जो चाचा है उसे भी असम भेज दिया गया है, किस तरीके की जानकारी? देखिए, कल डीआईजी की तरफ से खुद ही जानकारी जी दे दी गई थी कि जिस तरीके के नाल अमृतपाल पकौड़ा घोषित किया होया ते उनके जिहड़े समर्थक है उन्होंने असम भेजा जा रहा है, तो उनके ऊपर एनएससी भी लगा दी गई है। इस नाल ही उनके चाचे की गल की जाए तो उसको भी, क्योंकि उन्होंने कल सरेंडर कर दिता सीगा। हालांकि उन्होंने वालों लगातार ये गल कही जा रही है कि उस पिता का भी जो बयान आया अमृतपाल से कि अमृतपाल वालों भी सरेंडर किया जाए। तो लगातार जी पुलिस है वो जांच कर रही है और लगातार इस मामले के जी छापेमारियां भी की जा रही है कि किस तरीके के अमृतपाल को पढ़िया जाए। लेकिन लगातार अमृतपाल हले भी पकौड़ा ही घोषित है। लेकिन अगर पंजाब की गल की जाए तो पंजाब पुलिस ने कल साफ कर दिता आईजी सुखचैन गिल ने कि पंजाब की स्थिति कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है, किसी तरीके की कोई कानून व्यवस्था कोई भी ऐसी चीज नहीं है। हाँ, ये जरूर उन्होंने गल कही है कि अमृतपाल हाले पढ़िया नहीं गया है, जो पढ़िया जाएगा बकायदा उस चीज की जी जानकारी खुद डीजीपी वालों जी दी जाएगी। लेकिन लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और चाचे नाल जी पुछगिछ की गई है तो उन्होंने वालों साफ तौर पर कहा गया है कि उन्होंने खुद सरेंडर किया है। पहला अमृतपाल के बारे उन्होंने जानकारी थी, लेकिन हुण उन्होंने उसके बारे कोई जानकारी नहीं। लेकिन जिस तरीके से अमृतपाल की तलाश अभी भी जारी है, पूरे पंजाब में हाई अलर्ट, रेड अलर्ट किया गया है कि कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्या इसको लेकर कोई अपडेट कि अमृतपाल आखिर कहां है? क्योंकि अभी तक कोई भी ये साफ नहीं कर पाया है, हालांकि आरोप अलग अलग पुलिस पर लग रहे हैं। देखिए, पुलिस आरोपों की बात नहीं है, सिर्फ जांच की जा रही है। पुलिस अपने तरफ से एफर्ट कर रही है कि अमृतपाल को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अमृतपाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगातार जांच और पुलिस की तरफ से की जा रही है और छापेमारी भी की जा रही है, जिसको लेकर लगातार फ्लैग मार्चेस हो रहे हैं। ये हर चाहे जितनी भी फोर्सेस जो लगाए गए, चाहे उनकी बात की जाए, चाहे पंजाब पुलिस की बात की जाए, तो एफर्ट किए जा रहे हैं ताकि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब के वित्त योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार गांवों के खेल मैदानों और रिवायती खेल मैदानों को हर प्रकार से सहयोग कर रही है, जिससे आने वाले समय में इन खेल मैदानों और खेल मेलों में से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा करके पंजाब का नाम विश्व स्तर तक पहुंचाया जा सके। हल्का साहनेवाला में गांव धनांसू में गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से करवाए गए फुटबॉल कप और कुत्तों के दौड़ खेल मेले में मुख्य मेहमान के तौर पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और विशेष मेहमान के तौर पर हल्का विधायक हरदीप सिंह मुंडिया ने शिरकत की। इस मौके पर एडवोकेट चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार पंजाब की जवानी को नशे से दूर करके तंदुरुस्त बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण खेल मेले और खेल मैदान इस काम में बड़ा योगदान डालते रहे हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह साफ कहा है कि भगवंत मान की नेतृत्व वाली पंजाब सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से युवाओं को नशे से दूर करके खेलों से जोड़ा जाए और खेलों से अगर युवा जुड़ेंगे तो देश को
पंजाब की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मिलेंगे और इसी के साथ युवा जो है वो अपनी जवानी नशों में व्यर्थ नहीं करेंगे। इस तरीके की बातें कहकर हरपाल सिंह चीमा ने साफ किया है कि भगवंत मान की सरकार आने वाले समय में खेल मैदानों और खेल मेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा करने का काम करने जा रही है। के गांव धनांसू में गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से करवाए गए फुटबॉल कप के मुख्य मेहमान के तौर पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वहां पर पहुंचे थे। इस दौरान चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार पंजाब की जवानी को नशे से दूर करना चाहती है और उन्हें तंदुरुस्त बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न भी कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ता ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता की जमकर पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है कि मुंबई के दहिसर पूर्व इलाके में महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की यह घटना हुई। बैनर लगाने को लेकर हुए झड़प के बाद शिवसेना के शिंदे गुट के लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीट दिया। इस मारपीट में बीजेपी के कार्यकर्ता गंभीर चोटों से घायल हो गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद दहिसर पुलिस ने शिवसेना विधायक के दबाव में आकर मामूली धाराओं के साथ सिर्फ 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में करीब 20 लोग मिलकर एक भाजपाई को दौड़ाकर मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पुलिस के लिए लचर रवैये से नाराज बीजेपी विधायक और पक्ष नेता प्रवीण दरेकर दहिसर पुलिस स्टेशन में ज्ञापन देकर और धाराएं बढ़ाने की मांग की है। वहीं आज विधानसभा में भी इस खूनी खेल को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आई, पक्ष जो है उसी के दो जो गठबंधन सरकार है उसी के पक्ष में जो दोनों पार्टियां हैं उसके दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इसको लेकर विधानसभा में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। किस तरीके की अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की सरकार है। दोनों पक्ष आपस में सरकार बनाकर चल रहा है, लेकिन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरह से खूनी खेल देखने को मिला है उसकी आवाज अब विधान भवन में भी देखी गई। विधान भवन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पक्ष नेता प्रवीण दरेकर ने यह आवाज बुलंद करते हुए मांग की है कि एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा शिवसैनिकों द्वारा जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विभीषण वारे के ऊपर हमला किया गया है, उसमें मुंबई की दहिसर पुलिस ने मामूली धाराओं के साथ सिर्फ 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जबकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे देखा जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोग एक व्यक्ति को दौड़ाते हुए मारते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें लाठी डंडे और बैट का प्रयोग किया है। इस पूरे मामले में प्रवीण दरेकर ने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से यह मांग की है सबसे पहले इस मामले में धाराएं बढ़ाई जाए, यानी कि हत्या का प्रयास के मामले में 107 का कलम लगाया जाए। इसके अलावा जिन जिन लोगों को सीसीटीवी फुटेज में मारते हुए देखा जा रहा है उनके ऊपर भी मामला दर्ज किया जाए। लेकिन एक साथ शिंदे गुट के बेहद करीबी रहे विधायक प्रकाश सुर्वे के
तमाम कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से दौड़ाकर मारा है, उन्हें पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा आरोप प्रवीण दरेकर ने विधानसभा में लगाया है और इसकी मांग की है पूरे मामले में तुरंत धाराएं बढ़ाई जाए और लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाए। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है सत्य प्रकाश के जब दोनों जो पार्टियां हैं वो गठबंधन की सरकार चला रही है, तो आखिर क्या कारण है कि कार्यकर्ताओं में नहीं बन रही है? क्या दोनों पार्टियां कार्यकर्ताओं में आपसी सामंजस्य बनाने में सफल नहीं हो पाई, या फिर ये कहा जाए कि दोनों पार्टियों में भीतर घात चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह जानकारी दी गई कि जिस कार्यकर्ता को मारा गया है वह कार्यकर्ता पहले प्रकाश दादा सुए यानी कि एक साथ सिंधुपुर के विधायक के साथ करीब 36 साल से बतौर ड्राइवर का काम करते थे, विधायक की गाड़ी चलाते थे, लेकिन अचानक उनका मोह भारतीय जनता पार्टी के प्रति लग गया और वह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। इसी से नाराज शिव सैनिकों ने उसकी जम की पिटाई की है और यह पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी उस कार्यकर्ता के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई है, यानी कि दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी तक आया। इसको लेकर विधानसभा में भी हंगामा बरपा है। विधानसभा में जिस तरीके से दोनों आरोप जो दोनों पक्ष है वो आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया? बिल्कुल मुख्तार जी, देखिए यह सवाल खड़ा होता है सुरक्षा व्यवस्था पर, यह सवाल खड़ा होता है मुंबई पुलिस महकमे पर, क्योंकि पुलिस महकमे की स्तर पर यह बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर मुंबई पुलिस का डर होता तो शायद इस तरह से खुलेआम किसी शख्स को दौड़ाकर मारते हुए इतने लोग नजर नहीं आते। यही वजह है कि विधानसभा में आवाज उठाई गई है कि जोन के डीसीपी जो है उनका कंट्रोल इस जोन में नहीं है, लिहाजा या तो उन्हें अलर्ट किया जाए या तो फिर उनकी बदली की जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर आगे से इसी तरह का क्राइम बढ़ता रहा, क्योंकि आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका और 2024 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर सरगर्मियां पहले से ही तेज है। क्योंकि चंद्रशेखर बावनकुळे ने किस तरह से बयान दिया था कि शिवसेना को सिर्फ 48 सीटें दी जाएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 228 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे बेहद नाराजगी दोनों पक्षों में है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी काफी विधायक जो है नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब तक मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि सरकार बनाए हुए करीब 8 महीने हो गए। जी ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी मुख्यमंत्री सुखू से मिलने विधानसभा आएंगे। 24 सालों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे ये कर्मचारी अपने आप को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। 1700 के करीब कर्मचारी कई बार पूर्व बीजेपी सरकार और अभी की कांग्रेस सरकार से मांग कर चुके हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वो 24 सालों से पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी दे रहे हैं, फिर भी हमारा फ्यूचर सुरक्षित नहीं है। अनुबंध कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार ने यह कहा कि एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलेगा। चेयरमैन राजीव राणा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले भी सीएम सुखू और हेल्थ मिनिस्टर धनीराम शांडिल्य से मुलाकात हो चुकी है। इसके बाद सरकार ने मणिपुर राज्य की तर्ज पर एनएचएम कर्मचारियों की फाइल को पेश करने के आदेश विभाग को जारी किए। इससे कर्मचारियों की में उम्मीद की किरण जगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। टीना जी, जिस तरीके से एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो सीएम सुखू से मुलाकात करने जा रहे हैं, कारण ये है कि लंबे समय से जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो काम कर रहे हैं तो अब खुद को रेगुलर करने की मांग उनकी जा रही है और इसी को लेकर वो लंबे समय से मुलाकात करने की कोशिश में भी है और आज ये मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, मीटिंग का जो शेड्यूल है तो आज मुख्यमंत्री से मिलेगा
और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगा, क्योंकि इनका कहना है कि 1700 के करीब ये लोग कर्मचारी हैं। एनएचएम में विभिन्न जो विभाग है, 54 जो कैटेगरी है, उनमें ये अपनी सेवाएं दे रही हैं। शैक्षणिक और तकनीकी तौर पे भी ये पूरी तरह सक्षम है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि 24 साल से विभाग में कार्यरत है, लेकिन अभी तक इनकी जो किसी सरकार ने शुद्ध नहीं लिए हैं और अभी तक जो है इनको रेगुलाइज नहीं किया गया है। पिछली कई सरकारों में जो सरकारें रही उनमें भी ज्ञापन दे चुके हैं, बार बार मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं। तो जो इनके जो नेशनल हेल्थ मिशन के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं कर्मचारी संघ के, सतीश कुमार, उनका कहना है कि आज जो है मुख्यमंत्री से मिला जाएगा, उनको जो अपना ज्ञापन है वो सौंपा जाएगा। उन्होंने बड़ा साक्षर सकारात्मक एक पहलू बोला है कि पहली बार है कि किसी सरकार ने इन कर्मचारियों की भावनाओं को समझा है और बताएं कि हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर चाहे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है उसमें बेहतर कार्य करने के लिए फर्स्ट प्राइज मिला है। एनएचएम में जो कोरोना काल में खुद प्रधानमंत्री हिमाचल की पीठ थपथपा चुके हैं। ऐसे में ये जो स्वास्थ्य विभाग में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर जो कर्मचारी हैं, ये इस संस्थान की जो स्वास्थ्य संस्थान इसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य कर रहे हैं, लेकिन पिछले 24 सालों से इनको इग्नोर किया जा रहा है। तो अभी इनको फिलहाल एक आस लगी है, आज मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो देखेंगे कि मुख्यमंत्री इनको क्या आश्वासन देते हैं। जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का होने के अलावा उनकी क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर वो आज सीएम से मिलने जा रहे हैं? जी देखिए, फिलहाल इनका ये कहना है कि सबसे बड़ी मांग तो इनकी यही है कि हम 1700 के कर्मचारी है और उनको जो है रेगुलाइज किया जाए। इनका कहना है कि जितने भी सरकारें आई हैं, जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग जो समय सीमा रहती है, उनके अंदर जो है रेगुलाइज कर लिया जाता है जो कर्मचारी उनको, लेकिन उनको 24 साल हो गए हैं। ऐसे में जो इनका जो भविष्य है वो बिल्कुल अधर में है। समय इनको समझ नहीं आ रहा है कि कोई सरकार इनको कुछ नहीं देगी, क्योंकि 24 साल से ये शैक्षणिक तौर पर भी सक्षम है, तकनीकी तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ब्लॉक स्तर तक ये स्वास्थ्य विभाग है, वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी मांग इनकी है वो यही है कि इनको रेगुलाइज किया जाए। उसके बाद जो है जो कर्मचारी हैं जो रेगुलाइज होने के बाद 24 साल से जिनको किसी ने पूछा नहीं है, वो जो अलग अलग मांग है, चाहे वो आवास को लेकर है, चाहे वो पे स्केल को लेकर है, वो दूसरे स्तर पर ये रखी है। लेकिन फिलहाल सबसे मांग इसको रेगुलाइज करने के लिए कि जो 1700 कर्मचारी हैं उनको सरकार जो है वो रेगुलाइज करे। जी, जिस तरीके से ये मुलाकात आज होने जा रही है, इससे पहले भी अभी की सरकार जो है कांग्रेस की सरकार से ये कर्मचारी मिल चुके हैं, उस समय क्या आश्वासन दिया गया था जिसके बाद ये कर्मचारियों का कहना है कि कुछ उम्मीद की किरण उनमें जगी? जी बिल्कुल, इससे पहले भी जो एक प्रतिनिधिमंडल है इनका वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हेल्थ मिनिस्टर हिमरान शांडिल से मिला था और सरकार ने इनको आश्वासन दिया कि जल्द ही जो इनकी फाइल है उसको जो विभाग है उनको आदेश जारी किए गए कि जो एनएचएम के कर्मचारी हैं ये 1700, इनकी जो फाइल है वो आगे उसको बनाया जाए, उसको सरकार के पास भेजा जाए। इससे जो है कर्मचारियों की उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि इनका कहना है कि अभी से पहले किसी सरकार ने इस तरह से नहीं किया है। हाँ, जरूर आश्वासन जरूर मिले हैं कि हाँ हम लोग करेंगे, लेकिन पहली बार है कि विभाग को ये निर्देश सरकार की तरफ से मिले हैं कि जो ये कर्मचारी इनकी फाइल तैयार की जाए और वो सरकार को भेजी जाए। उसके बाद जो है सरकार इस मसले पर देखेगी कि 24 साल से इनको क्यों रेगुलाइज नहीं किया गया है, क्यों ये जो कर्मचारी ये जो विभाग है ये इतना अनदेखा इसको रखा गया है अभी तक। जी, क्या कर्मचारियों ने इस बारे में कोई जानकारी दी टीना जी कि आखिर क्या कारण है कि लंबे समय से 24 साल जो है वो बता रहे हैं, 24 सालों से आखिर क्यों उन्हें पक्का नहीं किया गया पहले की सरकारों द्वारा? क्या इसके बारे में कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, कर्मचारियों का यही कहना है, जो अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार, उन्होंने कहा है कि हम लोग अपनी मांगों को लेके पहले हम जो विभाग है उसके समक्ष हम लगातार रखते रहे विभाग अपनी मांगे, लेकिन जब वहां से कुछ नहीं हुआ तो हम लगातार सरकारों से मिले हैं। जो हेल्थ मिनिस्टर्स रहे हैं, पिछली सरकार में भी डॉक्टर राजीव सहजल हेल्थ मिनिस्टर थे, उससे अलावा मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर, उनसे भी मिले थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जो विभाग है उसके साथ मिलकर उनसे पूछकर विभाग में क्यों अभी तक क्यों इनको रेगुलाइज नहीं किया गया है और क्या कारण है कि क्या समस्या पेश आ रही है कि इनको रेगुलाइज नहीं कर रहा है विभाग, उसको लेके विभाग से जो है बात करेंगे। लेकिन विभाग ने जो है अभी तक कोई फाइल नहीं इनकी बनाई थी, कोई
इस तरह का जो विभाग के आगे जो सरकार ने कोई इस तरह का बहुत ज्यादा गंभीरता से इन चीजों को लिया नहीं था। तो अब ये जो कर्मचारी ये कह रहे हैं कि अभी जो सरकार आई है उससे थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि आउटसोर्स के लिए लोग पॉलिसी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो 24 साल से सेवाएं दे रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग जो सबसे अहम विभाग माना जाता है, हिमाचल में तो स्वास्थ्य सेवाएं अन्य राज्यों का मुकाबला है, देखा जाए तो बेहतर काम कर रही है, बेहतर अवस्था में है। तो ऐसे में ये कर्मचारी है अभी विभाग से उम्मीद लगाएंगे। पिछली सरकारों में जो विभाग होते हैं उनका जो पाई है पेश नहीं कर पाया, वो बना नहीं पाया, उनका जो मामला था वो सही तरह से जो है सरकार के इतना स्पष्ट नहीं पाए थे अभी तक। अब सुखू सरकार से किस तरीके की मांग ये कर्मचारी कर रहे हैं और आश्वासन जिस तरीके से दिया गया है, खुद कर्मचारियों का कहना है कि किसी विभाग को इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं, कब तक क्या आश्वासन ये है कि सुखू सरकार ये कह रही है कि कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, पहली बार मांग थी उसके आदेश विभाग को, और उन्होंने भी कहा था कि जो NHM है तो अन्य राज्यों में जिस तरह अन्य राज्यों की तरफ से काम रेगुलाइज किया गया तो जिनकी पाई भी उन्होंने बनवाने के आदेश दिए। अब आज जो ये प्रतिनिधिमंडल मिलेगा तो यही है इसी रखना चाहेगा कि जो हमारी फाइल जो सरकार ने मुझे स्तर तक पहुंची है, क्योंकि वो चाहेगा कि प्रतिनिधिमंडल ये जो फाइल है जो सरकार तक पहुंचे, सरकार उस पर तुरंत फैसला ले, क्योंकि सरकार जो कर्मचारी हैं आपको जिस तरह से बता दें 14 कैटेगरी में भी काम कर रहे हैं, जो भारत अलग अलग जिलों में जो सेवाएं दे रहे हैं। तो लोग जो है बहुत आशावादी है कि आज जब मिलेंगे तो उनको अपना जो फाइल है उसका पता लगेगा कि विभाग किस स्तर तक उनकी फाइल से उतर गया, और उसके बाद अगर फाइल सरकार तक पहुंचती है तो उनको उम्मीद है कि जरूर सरकार इसमें सकारात्मक रवैया अपनाएगी, उनको जो है रेगुलर उनकी सेवाओं को देखते हुए किया जाएगा। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर विधानसभा में दोपहर 12 बजे छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर करेंगे। इस अवसर पर संसदीय सचिव द्वय शिशुपाल सोरी और चंद्रदेव प्रसाद राय भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस अवसर पर विभिन्न वन मंडलों में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस योजना को लागू किए जाने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों की सहमति पर उनके भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता जयदास मानिकपुरी हमारे साथ मौजूद है। जयदास, फिलहाल जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री अपनी महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, किस तरीके की जानकारी? जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो है राज्य में वृक्षों की जो व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बताया है कि अपार संभावनाओं को देखते हुए इस योजना को लागू किए जाने की जो घोषणा है वो की है। और इसी के अंतर्गत जो है कृषकों की जो आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों की सहमति पर उनके भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाना है। इसके अंतर्गत जो है 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ में 15 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया। वहीं मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत किसान इच्छुक और भूमि स्वामित्व के तहत जो है वो किसानों को भी वाणिज्यिक उपयोग हेतु वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। साथ में शासन के स्वतः संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक इस योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। जी, जिस तरीके से ये योजना जो है शुरू की जा रही है, इसको लेकर किस तरीके की इसमें प्रावधान है, किस तरीके से वृक्षों को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रकृति को बढ़ावा दिया जाएगा?
जी, राज्य में जी जो है वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण जो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा जो योजना चालू किया गया है, इसका यही लक्ष्य है कि राज्य शासन द्वारा एक वर्ष में लगभग 36,105 वर्षों में 1,80,000 एकड़ क्षेत्र में लगभग करने का लक्ष्य रखा गया है। जी, और ठीक है जादास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कॉनमैन किरण पटेल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उमर का कहना है कि आपने देखा होगा कि एक आदमी यहां आया और यहां की सरकार से कहा कि वो पीएमओ में काम करता है। उन्होंने पता लगाने की कोशिश तक नहीं की। हमारे एक सहयोगी हैं, एक पूर्व मंत्री, जिन्होंने हमलों का सामना किया और हाथ जोड़कर अनुरोध करने पर भी उन्होंने एस्कॉर्ट वाहन नहीं मिलता है। ये निर्वाचित सरकार और ऊपर से थोपी गई सरकार के बीच का अंतर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कॉनमैन किरण पटेल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं, किस तरीके की अहम जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे और यहाँ पर आकर उन्होंने यहाँ की सुरक्षा एजेंसी और यहाँ की सरकार पर जो मौजूदा एनडीए सरकार है उस पर कहीं ना कहीं हमला बोला है और कहा है जो किरण पटेल गुजरात से आए थे, कॉनमैन जो है उन पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि आपने देखा होगा कि एक आदमी जो है वो किरण पटेल यहाँ आता है और यहाँ पीएमओ में काम करने के बारे में बताता है और यहाँ उसको सारी सहूलियत जो है वो दी जाती है, सारा प्रोटोकॉल उसको दिया जाता है। लेकिन हमारे एक सहयोगी, एक पूर्व मंत्री जिन्होंने हमलों का सामना किया और हाथ जोड़कर अनुरोध करने पर भी उन्हें एस्कॉर्ट वाहन नहीं मिलता है। ये एक निर्वाचित सरकार और ऊपर से थोपी की सरकार के बीच में अंतर है। यानी कहा जाए कि उन्होंने कहा कि अभी तक चुनाव जो है वो नहीं करवाए जा रहे हैं। उनका कुल मिलाकर ये कहना था कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं, यहाँ जो ऊपर से थोपी की सरकार यानी कहा जाए तो एलजी की सरकार है, वो ऐसे फैसले लेती है। हालांकि इस पर जो है अभी जांच का विषय चल रहा है किस प्रकार से किरण पटेल यहाँ पहुंचा। हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और सवाल कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर खड़े होते हैं। किरण पटेल उन इलाकों में गए जहां पर आम आदमी नहीं जा सकता है, लेकिन उन्होंने धोखा देते हुए एक ठग जो कहा जाए महाठग जो गुजरात से यहाँ पर आया और पूरी यहाँ पर अपनी प्रोटोकॉल लेता रहा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है और वहीं उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।